हे वो सब गाइस, अनुज और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बैकएंड डेवलपमेंट के रोड मैप के बारे में। बैकएंड डेवलपमेंट जो कि एक बहुत ही डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत ही डिमांडिंग स्किल है आज के जमाने में इन 2022, उसके बारे में बात करने वाले किस तरीके से आप लोग एक सक्सेसफुल बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। बैकएंड डेवलपमेंट को आप अगर देखो ना तो लिंक्डइन के ऊपर बतेरी पोस्ट आती रहती हैं, जो भी नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं या फिर जो पुरानी कंपनीज है उनको अच्छे बैकएंड डेवलपर चाहिए। अच्छे बैकएंड डेवलपर क्यों चाहिए? क्योंकि एक बार को अगर आप लोग एक नॉर्मल फ्रंट एंड डेवलपर हो तो भी काम चल जाता है, आप लोग जाके सीख सकते हो कंपनीज के अंदर। लेकिन एक अच्छा बैकएंड डेवलपर जो होता है वो सिस्टम को स्केलेबल बनाता है, सिस्टम को फास्ट बनाता है, रोबस्ट बनाता है, सिक्योर बनाता है। तो किन किन स्किल्स का पता होना जरूरी है आप लोगों को एक अच्छा बैकएंड डेवलपर बनने के लिए, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बैकएंड डेवलपमेंट खुद से स्टार्ट की थी, आई सेल्फ लर्नड इट इन माई कॉलेज। उसके बाद मैंने अर्बन क्लैब ज्वाइन की, वहाँ पे मैं स्टार्टिंग में एक फ्रंट एंड डेवलपर था, देन आई मूव टू बैक एंड डेवलपमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। देन आई चेंज माई जॉब टू अमेजॉन और वहाँ पर भी मैं फुल टाइम बैक एंड इंजीनियर ही था। तो बैक एंड इंजीनियर के बारे में आप लोगों को मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता सकता हूँ। मैंने खुद काफ़ी सारे एप्लीकेशन को प्रोडक्शन लेवल तक गया हूँ लेके फ्रॉम स्क्रैच। तो किस तरीके से प्रॉपर वे रहने वाला है आप लोगों के लिए, वो आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। एक ऑप्टिमाइज्ड वे, एक कंप्लीट वे। बेसिकली दो पैरेलल तरीकों से चल रहे होंगे। अगर आप लोगों को अपने लिए एक पर्सनल प्रोजेक्ट बनाना है तो किस तरीके से बैकएंड डेवलपमेंट करनी है, या फिर कंपनी लेवल प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर काम कर रहे हो तो वो किस टाइप की चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आज की वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला कि ठीक है जाके नोड.जेएस कर लो या फिर स्प्रिंग कर लो या फिर ये डेटाबेसेस है यहाँ से पढ़ लो, ये नहीं। इसके अलावा डेवऑप्स की भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक ऐसा बैकएंड इंजीनियर जिसे पता है डेवऑप्स के बारे में, जिसे पता है किस तरीके से सर्वर्स को अप करना है, किस तरीके से कंटेनर्स मैनेज करने हैं, किस तरीके से डेटाबेस को मैनेज करना है, किस तरीके से आर्किटेक्चर पैटर्न्स उसे पता है, जिससे कि वो स्केलेबल सिस्टम बना सके। उन बैकएंड इंजीनियर्स की ज़्यादा डिमांड होती है और उनको कंपनीज बिना सोचे समझे ले रही होती हैं अपने पास। ठीक है, तो किस तरीके से आप लोग ऐसे सिस्टम बना सकते हो उसकी बात करने वाले आज। तो स्टार्ट करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट के रोड मैप इन 2022। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक क्रायो फॉर स्पॉन्सरिंग टुडेज वीडियो। क्रायो इज वर्ल्ड लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसकी हेल्प से आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर नई नई स्किल्स सीख सकते हो टू लैंड टॉप डेवलपमेंट जॉब्स। बाकी कोर्सेज के मुकाबले क्रायो के अंदर आप लोगों को फुल ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है लर्निंग का। मतलब आप लोगों को यहाँ पर 2 प्रोग्राम्स हैं, 6 मंथ के फुल स्टैक प्रोग्राम और द बैकएंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पर आप लोग वर्क लाइक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो इन रियल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ सीखोगे किस तरीके से जोमेटो और जीरोधा के बैकएंड प्रोजेक्ट्स काम करते हैं, या फिर कैसे एयरबीएनबी और नेटफ्लिक्स के फ्रंट एंड काम करते हैं। और आप लोग इन्हीं के अराउंड टेक्नोलॉजीज लर्न कर रहे होगे एंड ग्रो कर रहे होगे जस्ट लाइक यू वुड ऑन अ रियल जॉब। 6 मंथ्स के प्रोग्राम्स के बाद आप लोगों के रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स होंगे, आप लोगों के रेज्यूमे के अंदर स्किल्स होंगी जो कि किसी भी रिक्रूटर को बहुत इजीली इंप्रेस कर रहे होंगी। आप लोग मल्टीपल स्किल्स सीख रहे होंगे लाइक AWS, डॉकर, रिएक्ट, नोड, मोंगोडीबी एंड मच मच मोर। इसके अलावा क्रायो के अंदर यू विल गेट पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंट टू लैंड योर ड्रीम जॉब इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो देरी किस बात की है? यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स to get a 10% additional scholarship to their signature programs and unlock free resources now। इसी के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में जानने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि होता क्या है ये सब, फ्रंट एंड बैक एंड ये सब होता क्या है। तो हमारे अराउंड जितने भी आजकल सिस्टम्स हैं वेब के ऊपर, उनमें एक चीज़ फॉलो होती है विच इज़ कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, जहाँ पर क्लाइंट एक अलग होता है, जो कि आप क्लाइंट हो, मैं क्लाइंट हूँ। क्लाइंट का मतलब हमारे पास ये लैपटॉप है, हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन्स हैं। और एक होता है सर्वर, जहाँ पर सारा का सारा बिजनेस लॉजिक लिखा होता है किसी भी कंपनी का। अगर हम एग्जांपल लें यूट्यूब का, तो यूट्यूब आप एक्सेस कर पाते हो अपने फ़ोन्स के थ्रू, अपने आईपैड्स के थ्रू, लेकिन उनके अंदर यूट्यूब का सारा डेटा स्टोर्ड नहीं है। यूट्यूब का सारा डेटा कहीं और स्टोर्ड है और उसका जो बिजनेस लॉजिक है वो कहीं और स्टोर्ड है कि किस तरीके से लाइक्स बढ़ाने हैं, किस तरीके से कोई बंदा कमेंट कर सकता है, कोई बंदा कमेंट नहीं कर सकता है, कौन कौन देख सकता है, किस तरीके से किस किस को वीडियो दिखानी। तो ये सारा बिजनेस लॉजिक कहीं लिखा हुआ है एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड द सर्वर। ठीक है, तो ये जो सर्वर है वो वहाँ एक ऐसी जगह है, वो एक ऐसा कंप्यूटर है जो यूट्यूब के पास है और यूट्यूब ने कहीं पर रखा हुआ है। ऐसे इस कंप्यूटर का भी कुछ आईपी एड्रेस होता है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर है, तो आईपी एड्रेस है इसके पास। तो जब भी आप लोग एक यूआरएल हिट करते हो तो एक रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, इस पार्ट को हम कहेंगे रिक्वेस्ट। तो एक रिक्वेस्ट गई फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर, सर्वर उस रिक्वेस्ट को लेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, तो ये एक रिस्पॉन्स फिर भेजेगा इसको। इस रिस्पॉन्स के अंदर सारी चीज़ें होंगी कि आपको क्या दिखाना है, कौन सी वीडियो दिखानी है, कितने लाइक्स हैं इसके ऊपर, किस किस बंदे ने कितने कमेंट किए हुए हैं। तो ये सारा डेटा ये लेके आएगा अपने पास और इस फ्रंट एंड को दिखाएगा। तो आप बोलोगे इसके पास, ये सर्वर के पास ये डेटा कहाँ से आ रहा है? तो ये सर्वर बेसिकली बैकएंड में पीछे एक डेटाबेस से बात कर रहा होता है। ठीक है, ये एक अलग सिस्टम होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें स्टोर्ड होती हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए। हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग डेटाबेस होता है। दिस होल थिंग राइट, ये पूरा का पूरा जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ से
राइट साइड वाला पार्ट, दिस होल थिंग इज द बैक एंड डेवलपमेंट। और ये जो शुरुआत वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपर्स का काम होता है एपीआई कॉल कराना, और एपीआई के बाद जो भी डेटा आ रहा है उसको शो करना, जो भी यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है वो सारी सारी चीज़ें हैंडल करना फ्रंट एंड डेवलपर्स का काम होता है। लेकिन जो भी बैक एंड पर सारा सारा लॉजिक लिखना है, जो भी डेटाबेसेस मैनेज करने हैं, किस तरीके से डेटाबेस स्कीमा लिखना है, और जो भी बिजनेस लॉजिक लिखना है, वो सारा सारा काम होता है एक बैक एंड डेवलपर्स का। तो यहाँ पर हम बोलेंगे भैया ठीक है, हमें समझ में आ गया, एक फ्रंट एंड होता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर जाता है डेटाबेस के पास, डेटा लेके आता है, उस डेटा को फिर वो रिस्पॉन्स बना के हमारे फ्रंट एंड को भेज देता है। लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, फ्रंट एंड सर्वर को किस तरीके से रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो यहाँ पर काम आता है हमारी एपीआईज, ठीक है। एपीआईज मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। लेकिन एपीआईज के बारे में जानने से पहले और पूरा पूरा बैकएंड डेवलपमेंट में घुसने से पहले कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना ज़रूरी है, जो कि मैं लिख दे रहा हूँ। आप लोगों के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं इंटरनेट के ऊपर, जाओ इनके बारे में सर्च करो, सो दैट यू कैन बी अ वेरी गुड बैकएंड इंजीनियर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, विच इज़ अ प्रोटोकॉल, दिस इज़ कॉल्ड HTTP प्रोटोकॉल। सेकंड चीज़ आपको पता होनी चाहिए रेस्ट, कि रेस्ट प्रोटोकॉल क्या होता है और रेस्ट एपीआईज क्या होती हैं, ठीक है। HTTP एंड रेस्ट के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। बहुत ही बेसिक चीज़ें कि किस तरीके से आप लोग, ये कई बार इंटरव्यूज़ के अंदर ही पूछ लेते हैं कि किस तरीके से आप लोग एक नॉर्मल कर्ल रिक्वेस्ट भेज सकते हो फ्रॉम योर टर्मिनल्स। HTTP जो होती है वो किस किस कंपोनेंट से मिलके बनी होती है, रेस्ट एपीआईज क्या होती हैं, CRUD ऑपरेशन क्या होते हैं इनके अंदर, राइट, CRUD ऑपरेशन विच आर बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये देन अलग अलग जो मेथड टाइप्स होते हैं एक रेस्ट एपीआई के अंदर, क्या क्या मेथड होते हैं, विच आर पुट, गेट एंड डिलीट एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। इन सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम घुस रहे होंगे एक सर्वर साइड कोड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जो भी आप ये लॉजिक लिख रहे हो, जितना भी लॉजिक आप लिख रहे हो यहाँ पर सर्वर के ऊपर, ये सारा किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाएगा, राइट। मैं कह रहा हूँ बिजनेस लॉजिक, मतलब कुछ ना कुछ इफ एल्स कंडीशन होंगी कहीं ना कहीं, राइट। तो वो सारा लिखा जाता है हमारे सर्वर के ऊपर। सर्वर के ऊपर ही हम एपीआईज भी लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारी तीसरी चीज़ आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं। आप लोग चाहो तो जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो और उसके बाद नोड.js के अंदर अपने एप्लीकेशंस बना सकते हो। आप लोग चाहो तो पाइथन सीख सकते हो और फिर जैंगो के अंदर अपने एप्लीकेशंस बना सकते हो, जैंगो या फ्लास्क के अंदर, या फिर जावा सीख के स्प्रिंग वगैरह के अंदर कर सकते हो। सबके सब बहुत ही सिमिलर काम करते हैं। सबका काम होता है एक सिंपल सा एक एंड पॉइंट दे देना अपने फ्रंट एंड्स को, राइट। सबका काम होता है एपीआईज बनाना, रेस्ट एपीआईज बनाना, जो कि कंज्यूम हो सके। लाइक जावास्क्रिप्ट नोड.js के ऊपर मैंने काफ़ी हाईली काम किया हुआ है अपने अर्बन क्लैब के अंदर, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा पाइथन और जैंगो के ऊपर भी काफ़ी सारी कंपनीज काम करती हैं। आई नो कि इंस्टाग्राम का जो भी बैकएंड है वो पूरा पाइथन के अंदर बना हुआ है। इसके अलावा जावा और स्प्रिंग के अंदर भी बैकएंड डेवलपमेंट की जाती है। अमेज़ॉन के अंदर मैंने देखा था वो जावा और स्प्रिंग के अंदर ही कर रहे होते थे। तो आप लोगों के पास काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा और भी मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल कंपनीज जो आजकल आ रही हैं वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी यूज़ कर रही हैं, लाइक एलेक्सियर और गोलैंग के अंदर भी हमारी बैकएंड डेवलपमेंट होती है। तो दीज आर जस्ट चॉइसेस फॉर लैंग्वेजेस। मैं रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा विच इज़ नोड.js, ठीक है। नोड.js विच कैन बी डन इन जावास्क्रिप्ट, बिकॉज इसको कर लेने के बाद आप लोग वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही, और उसी की हेल्प से आप लोग अपने नोड.js भी कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है कि हमारे पास डेटाबेस कौन सा होना चाहिए, डेटाबेस किस किस टाइप के हमारे पास होते हैं। तो डेटाबेस हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप लोग SQL डेटाबेसिस के अंदर आगे बढ़ सकते हो या फिर नो SQL डेटाबेसिस के अंदर आगे बढ़ सकते हो। हमारे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। SQL डेटाबेसिस के अंदर हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं वो मल्टीपल डेटाबेसिस होते हैं, जैसे कि MySQL एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस है, और Oracle हो गया। इसके अलावा हमारे नो SQL डेटाबेसिस भी होते हैं विच आर लाइक MongoDB। देन हमारे पास Redis भी यही होता है। हमारे पास जो फायरबेस का जो फाइल स्टोर है वो भी नो SQL डेटाबेस है। हमारे पास इलास्टिक सर्च है। तो ये सारी चीज़ें नो SQL डेटाबेसेस की कैटेगरी में आती हैं, और मेरी प्रेफरेंस ज़्यादा रहती है अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप लोगों को जल्दी से कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं, देन यू शुड डेफिनेटली चूज़ MongoDB, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत इजीली ये स्केल हो जाता है और काफ़ी फास्ट इसके अंदर क्वेरीज होती हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों को अगर अपने लिए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो यहाँ पर आप लोगों को चूज़ करना चाहिए MongoDB एंड देन Node.js। ये दोनों मेरी रिकमेंडेशन रहेंगी। अगर आप लोगों को आप लोग अगर एक बिगिनर हो और आप लोगों को बैकएंड इंजीनियरिंग में घुसना है, तो आप लोग बोलोगे ठीक है मुझे पता चलेगा कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, मुझे सर्वर बनाना आ गया, मैं इसके अंदर APIs वगैरह बना लूँगा अपना, मुझे डेटाबेस पता चलेगा कौन सा मुझे यूज़ करना है, और आप लोगों को लगेगा कि ठीक है यहाँ पर काम खत्म हो गया, बट यहाँ पर एक्चुअल काम स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो अभी हम देखेंगे अब,
उसके अंदर पूरा का पूरा देखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर आप लोगों को अपने लिए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रोडक्शन लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो कि स्केलेबल हो, जो कि रोबस्ट हो, जो कि सिक्योर हो, तो क्या क्या प्रोसीजर रहता है, कौन कौन से टूल्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को कंपनीज लेवल के प्रोजेक्ट बनाने हैं तो कंपनीज में किस तरीके से काम हो रहा होता है, कंपनीज में किस तरीके से लोग पूरा का पूरा उनका आर्किटेक्चर किस तरीके का होता है, क्या क्या टैक्स स्टैक होता है, वो सब हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आके हम थोड़ा प्रोडक्शन लेवल की तरफ हम मूव कर रहे हैं, राइट। जो नेक्स्ट बात होगी हमारी 5th नंबर पर, विच इज़ गोइंग टू बी गिट। ठीक है, गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम और आप लोगों को गिट के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिक लिनक्स कमांड्स के बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही अंडररेटेड स्किल है, लेकिन हाँ बेसिक लिनक्स कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को सर्वर्स, क्योंकि जितने भी आप लोगों के सर्वर्स आप लोग देख रहे होंगे ज़्यादातर वो लिनक्स बेस्ड सर्वर्स ही होते हैं, और उनके अंदर अगर आप लोगों को डिबगिंग करनी है, उनके अंदर आप लोगों को सेटअप करना है उनके अंदर चीज़ों को, तो आप लोगों को लिनक्स की कमांड्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को नहीं पता गिट एंड गिटहब के बारे में और आपको सीखना है, तो गिट एंड गिटहब के ऊपर एक बहुत ही कमाल की वीडियो बना रखी है मैंने, जाके आप लोग चेक कर सकते हो उसको। लिनक्स कमांड्स के ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई, तो अगर आप लोगों को चाहिए लिनक्स कमांड्स के ऊपर वीडियो तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं जरूर बनाने का ट्राई करूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों को अपने बैकएंड को अपने लोकल होस्ट से हटा के किसी सर्वर के ऊपर ले जाना है तो किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास काम में आते हैं सर्वर्स। ठीक है, सर्वर्स आर बेसिकली कंप्यूटर्स। आप लोग अपने कंप्यूटर को भी एक सर्वर बना सकते हो और इसको पब्लिकली इंटरनेट से कनेक्ट कर दोगे तो ठीक है, ये आपका कंप्यूटर भी, आपका लैपटॉप भी सर्व करने लग जाएगा रिक्वेस्ट को। लेकिन उस केस में आप लोगों को अपने कंप्यूटर को पूरे टाइम चालू रखना पड़ेगा, पूरे टाइम ऑन रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर लोड बढ़ता है, अगर काफ़ी सारे लोग एक साथ आते हैं तो आपका कंप्यूटर वहाँ पे स्लो भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर हैंग भी कर सकता है। ठीक है, अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो हमारे साथ, इसलिए हम यूज़ करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स। क्लाउड प्रोवाइडर्स बेसिकली हमें सर्विसेज देते हैं जिनकी हेल्प से हमें वो सर्विसेज खुद से ना बनानी पड़े, हमें खुद से अपना सर्वर ना बनाना पड़े। हमारा काम है एक स्टार्टअप खड़ा करना, हमारा काम है एक प्रोडक्ट भेजना कंज्यूमर को, तो हमारा काम सिर्फ उतना ही होना चाहिए, राइट। हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि किस तरीके से हमें सर्वर वगैरह बनाना है, किस तरीके से उसे मेंटेन करना है, पूरे टाइम उसकी सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना है। तो इसी के लिए हमारे पास काफ़ी सारे वेल नोन क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जिनके अंदर 3 जो है वो मेजर हैं। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के अंदर हमारे पास 3 होते हैं, गूगल क्लाउड, AWS एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। इनके अंदर मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि AWS मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो अब हम AWS की बात करने वाले हैं, क्योंकि AWS के अंदर आप लोगों को मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं एक ही अम्ब्रेला के अंदर, और एक चीपर अल्टरनेटिव होता है बेसिकली। ठीक है, अगर एक चीपर सर्विस प्रोवाइडर चाहिए आप लोगों को तो AWS जैसे जैसे करके स्केल होता रहता है, तो वैसे वैसे करके इसके अंदर कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ते रहते हैं, लेकिन बढ़ती तो एक्चुअली तीनों के केस में ही है, काफ़ी ड्रास्टिकली बढ़ रही होती है, लेकिन AWS के अंदर उस कॉस्ट के बढ़ने का रेट थोड़ा कम होता है। प्लस इसके अंदर एक आपको बहुत अच्छा 1 ईयर का फ्री टियर भी मिल रहा होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज के ऊपर काफ़ी सही, अगर आप लोगों को सिर्फ डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो आप लोग $0 खर्च करके भी अच्छा खासा डेवलपमेंट लेवल प्रोजेक्ट बना सकते हो। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं Node.js की, बात कर रहे हैं हम, राइट। तो Node.js के अंदर भी 2 चीज़ें हो जाती हैं कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट करना है या टाइपस्क्रिप्ट करना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे जो लेफ्ट वाला कॉलम है और राइट वाला कॉलम है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। लेफ्ट वाले कॉलम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि वो चीज़ें जो कि आप तब करोगे जब आप लोगों को अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं या फिर जल्दी से कुछ बना लेना है। राइट साइड में वो चीज़ें रहने वाली जो कि कंपनी ज़्यादातर यूज़ कर रही होती हैं, कंपनीज़ के अंदर जो हाई लेवल के प्रोडक्शन लेवल होते हैं एप्लीकेशंस वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट ही चल रहा होता है, टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल किया जाता है और जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको तोड़ा जाता है, उसके बाद ही जावास्क्रिप्ट का कोड आप लोगों के ब्राउजर्स के अंदर जा रहा होता है। तो बेसिकली अंडर द हुड टाइपस्क्रिप्ट जो होता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट जो है वो एक्स्ट्रा हमें टाइप सेफ दे रहा होता है, टाइप सेफ्टी दे रहा होता है, इसकी वजह से हम कंपाइल टाइम के ऊपर ही डीबग कर सकते हैं और इसकी वजह से काफ़ी सारे एरर्स का पहले ही पता चल जाता है। और इसके अलावा आप लोगों का डेवलपमेंट टाइप भी फास्ट हो जाता है अगर आप लोगों को नॉलेज है टाइपस्क्रिप्ट की तो। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सीखना है, कुछ नया सीखना है, कुछ फन सीखना है, तो वो टाइपस्क्रिप्ट आप लोग सीख सकते हो और काफ़ी सारी कंपनी से यूज़ कर रही होती हैं। अदरवाइज आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अपने सर्वर साइड कोड को लिख सकते हो डेफिनेटली। इसके अलावा जब हम बात करें सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करने की अपने कोड को, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है, या तो आप लोग अपने खुद के कंटेनर्स बनाओ, खुद के सर्वर्स बनाओ। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, कंपनीज होते हैं वो खुद ही कर रही होते हैं। ठीक है, अपने खुद के सर्वर्स बना रही होती हैं वो, या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे भी अपना एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाना है लेकिन मुझे सर्वर्स की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो एक चीज़ जो कि AWS प्रोवाइड करता है, विच इज़ कॉल्ड इलास्टिक बीनस्टॉक। अब आप बोलोगे भैया इलास्टिक बीनस्टॉक क्या है, तो इलास्टिक बीनस्टॉक बेसिकली एक सर्विस ही है जिसके अंदर आप लोगों को मल्टीपल अलग अलग सर्विसेज का बंडल दे रखा होता है, इसने अंडर द हुड मैनेज कर रहा होता है और आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा मिनिमल सा डैशबोर्ड मिल रहा होता है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही ईजिली ये सारी चीज़ें कर पाते हो। ठीक है, तो लाइक आप लोगों को लोड बैलेंसिंग की टेंशन नहीं लेनी होती कि कौन से वाले सर्वर के ऊपर मुझे कौन से वाली रिक्वेस्ट को भेजना है, इसकी टेंशन लेनी नहीं। आप लोगों को ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी इसके अंदर मिल जाते हैं,
खुद से ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद आपको उसके अंदर बने बनाए मिल रहे होते हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप मतलब अगर आप लोगों के सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड आ गया तो अपने आप ही नया सर्वर बना देना, या फिर सर्वर के ऊपर लोड कम हो गया तो एक सर्वर को बंद कर देना कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए। ऑटो स्केलिंग ग्रुप अपने आप बने बनाए मिलते हैं इसके अंदर। और भी मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर आपको मिल रही होती हैं, लाइक आप लोगों का क्लाउड वॉच इवेंट हो गए, या फिर आप लोगों का SNS हो गया, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस हो गया, और भी मल्टीपल चीज़ें लाइक आपको S3 हो गया। ये सब अपने अंदर ही मैनेज कर लेता है बहुत अच्छे से। आप लोग इसके अंदर मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद ना करनी पड़े, इसलिए आप लोगों को इलास्टिक बीनस्टॉक यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली मैंने कुछ दिनों पहले एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन बनाया था और उसके अंदर मैंने इलास्टिक बीनस्टॉक ही यूज़ किया था, जिससे कि बहुत जल्दी मेरा काम हो गया था। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ा था मुझे इन सबको सेपरेट करने के लिए। बाकी जब आप कंपनीज़ में जा रहे होते हैं तो ये कंपनीज़ वाले क्या करते हैं, अपना सर्वर्स खुद बनाते हैं, ठीक है, अपने अलग अलग सर्वर्स को बनाते हैं, वो अपने अलग अलग कंटेनर्स को बनाते हैं, बेसिकली इन्हें कहते हैं हम कंटेनर्स। और उन कंटेनर्स को ये मैनेज कर रहे होते हैं। कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए अपने खुद की सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं ये, ठीक है। तो कंटेनर को मैनेज करने का एक अलग सर्विस है। उसके बाद लोड बैलेंसिंग की अपनी खुद की लोड बैलेंसिंग लगा रहे होते हैं, तो खुद के लिए लोड बैलेंसिंग भी लगा रहे हैं ये। उसके बाद ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी लगा रहे हैं ये, सिक्योरिटी ग्रुप्स भी लगा रहे हैं ये, SNS अपना खुद का मैनेज करना है, देन अपना खुद का अलग S3 बकेट्स बनानी है। तो ये सारी चीज़ें ये अलग अलग मैनेज कर रहे होते हैं। इसके बाद अपने डैशबोर्ड्स भी बना रहे होते हैं सो दैट ये मॉनिटर वगैरह कर सकें। बट यहाँ पर इलास्टिक बीनस्टॉक के अंदर आप लोगों को एक सारी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं पहले से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को इसी के साथ स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं CI/CD की, विच इज़ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डेवलपमेंट। थोड़ा थोड़ा करके हम डेवऑप्स में घुस रहे हैं। तो CI/CD क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन अपने बना रहे हो, अपने कोड कर रहे हो, ठीक है, बैकएंड डेवलपमेंट का, तो आप लोगों का जो कोड है वो अपने आप ही जैसे आप लोगों ने पुश किया उसे, अपने आप ही वो बिल्ड हो जाए, और वो बिल्ड होने के बाद अपने आप ही डिप्लॉय भी हो जाए विदाउट ड्रॉप इन अवेलेबिलिटी ऑफ दैट सर्विस। ये सारा काम होता है एक CI/CD का, ठीक है। CI/CD इज़ बेसिकली कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डेवलपमेंट। इसके अंदर बेसिकली आप लोग मल्टीपल पाइपलाइंस वगैरह बना रहे होते हो। पाइपलाइंस के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप लोगों ने कोड लिखा और उस कोड को आप लोगों ने गिटहब के ऊपर कहीं भी पुश किया, गिटहब के ऊपर या फिर बिटबकेट कहीं भी आपने पुश किया, वो कोड अपने आप ही फैच हो, अपने आप ही उसके अंदर टेस्ट वगैरह रन हो कि ये कोड ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसके बाद अपने आप ही वो बिल्ड हो जाए, क्योंकि जो कोड है वो आपका डायरेक्टली ऐसे नहीं जा रहा होता, वो बिल्ड होते के जाता है। वो बिल्ड हो, उसके ऊपर जितने भी चेक्स लगने हैं वो सारे चेक्स लगें, उसके बाद वो सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय हो जाए। और अगर आप लोगों के पास मल्टीपल सर्वर्स हैं, लाइक अगर आप लोगों के पास 5 सर्वर्स हैं, तो 5 सर्वर्स के ऊपर भी एक एक करके वो राउंड रॉबिन फैशन में जाए, सो दैट अवेलेबिलिटी कम से कम ड्रॉप हो। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर CI/CD यूज़ कर रहे होते हैं। बट अगर आप लोग एक लाइक बिगनर हो, अगर आप लोगों को नहीं घुसना ज़्यादा, ठीक है, CI/CD वगैरह नहीं करनी, तो आप लोग सिंपली अपने कोड को लिखो, पुश करो, और उसके बाद खुद से बैठ के अपने कोड को इलास्टिक बीनस्टॉक में लेके जाओ, वहाँ पर उसको अगेन उस कोड को लेके आओ और उस कोड के ऊपर दोबारा से अपने इलास्टिक बीनस्टॉक को रन करो, राइट। ये ना करने के बजाय आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो एक और चीज़ का, विच इज़ कॉल्ड कोड पाइपलाइन। कोड पाइपलाइन भी आप लोगों को AWS ही दे रहा होता है। ये सारी चीज़ें जो भी लिखी है मैंने, इलास्टिक बीनस्टॉक, कोड पाइपलाइन, ये सब की सब चीज़ें आप लोगों को AWS से मिल रही होती हैं, ठीक है। कोड पाइपलाइन हो गया जो कि क्या करता है, कोड बिल्ड करता है। पहले आप लोगों का कोड बिल्ड भी इसी में होता है, ठीक है। कोड बिल्ड भी एक पार्ट है AWS की सर्विस का ही। एंड देन कोड डिप्लॉय। कोड बिल्ड क्या करता है, कोड को लेकर आता है गिटहब से, उसके बाद उसको बिल्ड करता है, देन कोड डिप्लॉय के ऊपर लेके जाता है वो, और ये हमारी कोड पाइपलाइन होती है। और जब डिप्लॉय होता है तो डिप्लॉय होने के बाद इसे आप कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो। आप लोग चाहो तो अपने खुद के EC2 इंस्टेंसेस बना के भी डिप्लॉय कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो अपने इलास्टिक बीनस्टॉक का जो आप लोगों ने अपना कंटेनर बनाया है इलास्टिक बीनस्टॉक का, उसके ऊपर भी आप लोगों का एक कोड डिप्लॉय हो सकता है बहुत इजीली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक बार का सेटअप होता है ये, ठीक है, एक बार ही आपको करना होता है। लेकिन आप लोगों ने अगर एक बार कर लिया इसे, तो आप लोग बहुत ही थैंकफुल रहोगे कि ठीक है मैंने एक बार कर लिया, सो दैट मुझे बार बार ये सेम प्रोसेस रिपीट ना करनी पड़े। आप लोगों को बस क्या करना है, अपने कोड को सिंपली पुश कर देना है। आपने कोड को पुश कर दिया सिंपली गिटहब के ऊपर, वो कोड अपने आप ही फैच होगा बाय कोड बिल्ड, और उसके बाद अपने आप ही वो डिप्लॉय हो जाएगा। और ये सब हो रहा होगा हमारी कोड पाइपलाइन की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी CI/CD काम में आती है, वेरी इफिशिएंट और वेरी फास्ट। CI/CD तक कर लेने के बाद भी आप लोगों के पास ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइक अगर आप लोगों को ऑथेंटिकेशन करनी है तो आप लोग गूगल OAuth कर रहे होगे, राइट। आप लोगों को फेसबुक ऑथेंटिकेशन करनी है तो आप लोग फेसबुक का OAuth लगा रहे होगे वहाँ पे। आप लोगों को अगर कुछ नोटिफिकेशन भेजना है किसी जगह पे, तो वहाँ पे आप लोग हो सकता है कोई नोटिफिकेशन सर्विस वहाँ पर लगा रहे हो बैकएंड से ही। आप लोगों को अगर कोई मेल भेजना है तो वहाँ पर मेलिंग की कोई सर्विस लगा रहे होगे, राइट। इसके अलावा अगर आप लोगों को अपना जो राउटर, जो आपका जो IP एड्रेस है, सर्वर जहाँ पर भी आपका होस्टेड है, आपको सिर्फ एक IP एड्रेस मिल रखा है, उस IP एड्रेस को अगर आप लोगों को एक लिंक करना है किसी
आपके खुद के डोमेन से, लाइक www.mycooldomain.com से आपको लिंक करना है, तो वहाँ पे आप लोग राउट 53 जैसी चीज़ों का यूज़ कर रहे होगे, या फिर अपने नेम सर्वर्स के अंदर आप जाके अपनी खुद की रिकॉर्ड्स वगैरह बना रहे होगे। और भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर, लाइक क्रोन जॉब्स ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि अपने आप ही बैकएंड में एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई जॉब रन हो रही होती है, जिससे कि डेटाबेस अपडेट हो रहा होता है, राइट। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा हो या नहीं देखा हो, अगर आप लोगों के पास अगर यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल क्या करता है ना, आपको डैशबोर्ड देता है, लेकिन आप लोगों के काफ़ी सारी चीज़ें एनालिटिक्स वगैरह जो होती हैं वो अगले दिन अपडेट होती हैं। तो वहाँ पर क्रोन जॉब्स चल रही होती हैं जो कि रात में बैठ के या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे डेटा को लेके आ रही होती है मल्टीपल अलग अलग जगहों से, और एक हमारे डैशबोर्ड को अपडेट कर रही होती हैं। तो वो क्रोन जॉब्स होती हैं। इसके अलावा आर्किटेक्चर पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी बैकएंड इंजीनियर के लिए। आर्किटेक्चर पैटर्न्स बेसिकली जो भी रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स हैं हमारे अराउंड, जितने भी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर से सॉल्व हो रही होती हैं, उनको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं बेसिकली आर्किटेक्चर पैटर्न्स, जिनके बारे में पता होना जरूरी है। और भी मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हैं। एक्चुअली AWS के अंदर भी अगर आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सब कुछ एक साथ सीख सकते हो, धीरे धीरे करके इट्स अ प्रोसेस, जो कि बहुत ही सीनियर इंजीनियर्स भी होते हैं उनको भी सब चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो बैकएंड इंजीनियरिंग के अंदर यही है, आप लोग चीज़ें सीखते रहते हो विद टाइम। और एक अच्छा बैकएंड इंजीनियर वही होता है जो कि कभी भी लर्निंग की जो भूख होती है वो कभी अपनी बंद नहीं होने देता, ठीक है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, ये चीज़ें वो हैं जो कि हाँ, अगर आप लोगों ने सीख ली तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी बैकएंड डेवलपमेंट वहाँ पर कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग अपने एप्लीकेशन को प्रोडक्शन लेवल तक ले आ सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। तो ये था बैकएंड डेवलपमेंट का रोड मैप फ्रॉम माई एंड टू यू गाइस। 2022 के अंदर किस तरीके से बैकएंड डेवलपमेंट आप लोगों को सीखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो सब मैंने आपको बताने का ट्राई किया। यही था इस वीडियो के अंदर। बताना वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और बताना कौन सा वाला पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया आप लोगों को, ठीक है। कौन कौन सी वीडियोस मुझे और बनानी चाहिए इसके अराउंड, आप लोग ये भी बता सकते हो। इसी के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।